स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक तमिल क्राइम थ्रिलर मूवी सिरागन के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत कोमल नाम की एक लड़की से होती है जो अपने घर पर अकेली थी। तभी उसे उसके आसपास किसी के होने का एहसास होता है। बेचारी कोमल इससे पहले कुछ समझ पाती, उससे पहले ही कोई अनजान इंसान चुपके से उसके घर में घुसकर कोमल पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। अगले दिन पुलिस वाले कोमल के घर पर छानबीन शुरू करते हैं ताकि पता लगा सके कि कल रात यहाँ पर क्या हुआ था। छानबीन करने पर उन्हें वहाँ किसी इंसान के फिंगरप्रिंट के निशान मिलते हैं जिसकी उम्र करीब 21 से 22 साल की होगी। साथ ही कोमल की जान जहर की वजह से गई थी, ना कि हमला करने से। इसीलिए पुलिस वालों को शक होता है कि शायद कोमल ने ही खुद की जान ली होगी। इसी बीच वहाँ पर पुलिस ऑफिसर मुरली को वहाँ एक च्युइंगम का पैकेट दिखाई देता है, जिसे तुरंत पड़ोस का एक बच्चा लेते हुए कहता है, यह तो मेरा है। अब बच्चे की इस बात पर मुरली ज्यादा ध्यान नहीं देता और चला जाता है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सुंदर नाम के एक एमएलए को देखते हैं जिसका बेटा गौतम पिछले 3 दिनों से लापता था और इसीलिए वो अपने बेटे को लेकर काफी परेशान है। सुंदर अपने असिस्टेंट पुनीत को फोन भी लगाता है ताकि जान पाए कि उसके बेटे का कुछ पता चला या नहीं, लेकिन पुनीत तो उसका फोन ही नहीं उठाता। आगे मुरली जैसे ही आगे बढ़ रहा था, तभी उसकी गाड़ी के सामने कालिदास नाम का एक आदमी आता है। कालिदास काफी घबराया हुआ था और वो मुरली से कहता है कि सर प्लीज मुझे बचा लो, मेरे दोस्त पर कुछ लोगों ने हमला करके उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया है। वो मुझे भी मारना चाहते थे, लेकिन मैं जैसे तैसे वहां से बचकर भाग निकला। ये सुनकर मुरली तुरंत कालिदास के दोस्त के पास जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि एमएलए सुंदर था। उसके साथ वहां पर जगन नाम का आदमी भी मरा पड़ा था। मुरली कालिदास से पूछताछ करता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। कालिदास बताता है कि कुछ देर पहले मैं, सुंदर और जगन तीनों शराब पीने के लिए इकट्ठा हुए थे। इसी बीच सुंदर काफी परेशान दिखाई दे रहा था। उसने बताया कि आते समय 3 लोगों ने उस पर हमला कर दिया था और बड़ी मुश्किल से वो जान बचाकर यहाँ पर आया है। तब मैंने उससे पूछा कि तुम पर हमला कौन करवा सकता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, जगन ने सीधे बंदूक निकालकर सुंदर को मार दिया। ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहां पर और 3 लोग आए जो सुंदर को मारना चाहते थे। शायद जगन और वो तीनों मिले हुए थे। हो सकता है उन तीनों ने ही मिलकर जगन को मार दिया हो, और फिर ये भी हो सकता है कि उन तीनों में से किसी ने जगन को मार दिया हो, क्योंकि वो भी तो वहां मरा हुआ था। इधर पुनीत को देखते हैं, जिसके पास गणेश नाम का पुलिस ऑफिसर पूछताछ करने के लिए आता है। वो पूछता है कि सुंदर ने आखिर तुम्हें कॉल कब किया था, और जब उसने कॉल किया तो तुमने फोन क्यों नहीं उठाया। पुनीत कहता है कि एक पानीपुरी वाले ने मुझे ऐसी पानीपुरी खिलाई कि 3 दिनों से मेरा पेट खराब है। मैं बाथरूम से बाहर निकल ही नहीं पाया, तो मैं फोन कैसे उठाता। दूसरी ओर गौतम का दोस्त राजू मुरली को बाइक से कहीं जाते हुए दिखाई देता है। वो जैसे ही उससे बात करने की कोशिश करता है, राजू वहां से भाग जाता है। मुरली भी उसका पीछा करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। राजू उसके हाथ से निकल जाता है। अब मुरली का शक राजू पर था। इधर कालिदास के पास सलीम नाम का ऑफिसर अपने एक और साथी के साथ आता है। वो यहाँ पर ये जानने के लिए आया था कि जो बात कालिदास ने कही वो सच है या फिर झूठ। इसीलिए सलीम का साथी कालिदास को किसी तरह इंजेक्शन लगाता है, जिससे कालिदास को नशा चढ़ने लगता है। और ये नशा ऐसा था कि अगर उससे नशे की हालत में कोई सवाल पूछा जाए तो उसका वो सही जवाब ही देगा। और नशे की हालत में कालिदास यही जवाब देता है कि जगन ने सुंदर पर गोली चलाई थी। अब इससे सलीम को यकीन हो जाता है कि कालिदास सच कह रहा है। आगे कुछ समय पहले का सीन देखते हैं, जहां पर कालिदास उन्हीं 3 गुंडों से बात कर रहा था जिन्होंने सुंदर पर हमला किया था। उनकी बातों से तो यही पता चलता है कि वो तीनों गुंडे जगन के नहीं बल्कि कालिदास के आदमी थे, और उनके जरिए कालिदास सुंदर को मरवाना चाहता था, क्योंकि उसी की वजह से कालिदास की इकलौती बेटी नीला कोमा में है। उसने ही पानीपुरी वाले को पुनीत के पास भेजा ताकि वह उसे सुंदर से दूर रख सके और इससे तीनों गुंडों को सुंदर की जान लेने का मौका मिल सके। लेकिन हमें तो यही पता है कि सुंदर तीनों गुंडों के चंगुल से भागकर निकल गया था और भागने के बाद जगन ने उसे शूट करके मार डाला। लेकिन कालिदास यहाँ सिर्फ पुलिस वालों का ध्यान भटका रहा था, क्योंकि
सुंदर को मारने का प्लान तो उसी का था, लेकिन ये काम जगन ने कर दिया क्योंकि उसकी भी सुंदर के साथ कोई दुश्मनी चल रही थी और कालिदास को कुछ नहीं करना पड़ा। उसका रास्ता तो अपने आप ही साफ हो गया। अब दिखाया जाता है कि आखिर जगन सुंदर से इतनी नफरत क्यों करता था। असल में बात ये थी कि जगन कालिदास की बेटी नीला से बहुत प्यार करता था, पर नीला को सुंदर के बेटे गौतम ने अपने साथियों के साथ मिलकर बहुत मारा, जिससे वो कोमा में चली गई। अब सुंदर तो एक एमएलए था और उसके बेटे गौतम ने ये हरकत कर दी तो वो अपना नाम तो खराब नहीं कर सकता। इसीलिए उसने जगन के पिता को धमकी दी कि वो कालिदास के सामने जाकर ये कबूल कर ले कि जगन ने अनजाने में नीला को गाड़ी से टक्कर मार दी, जिससे वो कोमा में चली गई। और क्योंकि सुंदर और कालिदास बहुत अच्छे दोस्त थे, तो अगर कालिदास को पता चल गया कि सुंदर के बेटे गौतम ने उसकी बेटी के साथ ऐसा किया तो कालिदास तो बहुत गुस्सा हो जाएगा और इससे उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। इसीलिए सुंदर ये आरोप जगन पर डालना चाहता था। वही मजबूरन जगन भी अपने पिता के कहने पर सुंदर के बेटे का गुनाह अपने सर पर लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन असल में वो ऐसा कभी नहीं कर सकता था कि जिससे वो प्यार करता है उसी की ऐसी हालत करने वालों का आरोप वो खुद पर ले। और इसी गुस्से की वजह से जगन ने सुंदर को गोली मार दी। वही शूट करते समय कालिदास भी बिल्कुल अनजान था कि जो काम वो यहाँ पर करने आया था वो तो जगन ने कर दिया और अब उसका रास्ता भी बिल्कुल साफ हो गया। अब उस समय का सीन देखते हैं जब कालिदास को पता चला था कि उसकी बेटी की ये हालत किसने की। तब फोन पर जैसे ही नीला सुंदर की आवाज सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। इससे कालिदास समझ जाता है कि नीला की ऐसी हालत का जिम्मेदार सुंदर ही है, इसलिए उसने सुंदर को मारने का प्लान बनाया, जबकि ये सब कुछ तो सुंदर के बेटे गौतम ने किया था। अब दोबारा से वो सीन देखते हैं जब जगन ने सुंदर को गोली मारी थी। वहां पर वो तीनों लोग आए थे जो कि असल में कालिदास के गुंडे थे। उन्होंने जगन के हाथ में गन देखकर ये समझ लिया कि जगन कालिदास को मारना चाहता है और इसलिए उन्होंने जगन को ही मार डाला। तब कालिदास उनको कहता है कि तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ, मैं इन सब में फंसना नहीं चाहता। भले ही मैं सुंदर को मारने के इरादे से आया था, लेकिन जगन ने खुद सुंदर को अपने रास्ते से हटाकर मेरा काम आसान कर दिया। अब बस तुम लोगों को पुलिस के हाथों नहीं आना है, वरना मैं फंस जाऊंगा। इस पर वो तीनों लोग मान जाते हैं। अब कहानी वर्तमान में आती है और गौतम को देखते हैं, जिसे गायब करने में किसी और का नहीं बल्कि कालिदास का ही हाथ था। उसके साथ गौतम का दोस्त राजू भी शामिल था। कालिदास ने उन दोनों को अपने घर में बंदी बनाकर रखा था, क्योंकि नीला के बैग से मिली गौतम की आईडी कार्ड से कालिदास को पता चल गया था कि उसकी ऐसी हालत के पीछे ये लोग भी शामिल है और इसीलिए कालिदास ने इन दोनों का अपहरण कर लिया। लेकिन अभी भी ये बात साफ नहीं हुई है कि आखिर गौतम ने नीला की ऐसी हालत क्यों की। अब ये जानने के लिए कहानी फिर से कुछ महीने पहले की दिखाई जाती है। वहाँ नीला को देखते हैं जो बहुत ही शांत और दयालु किस्म की इंसान है और वो अपने पिता के साथ एक खूबसूरत जीवन गुजार रही थी। नीला एक स्कूल की टीचर है और वह हमेशा अपनी आधी पगार अनाथ बच्चों के अनाथालय में दान कर देती थी, इसलिए वहाँ के बच्चे उसे अपनी दीदी मानते और उसके आने पर वो बहुत खुश भी होते। नीला जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसी स्कूल में गौतम और राजू दोनों पढ़ते हैं। उनमें से राजू हैकिंग सीख रहा है और वो आसानी से किसी का भी मोबाइल हैक कर सकता है। इसीलिए एक दिन गौतम अपने टीचर पायल का मोबाइल हासिल करता है ताकि वो रात को राजू के साथ मिलकर वो सारी बातें सुन पाए जो उस फोन के आसपास होंगी। और बस इतना ही नहीं, बिना पायल को पता चले उसके मोबाइल का कैमरा तक ऑन करके उसकी लाइव फुटेज गौतम और राजू देख पाएंगे। अब वो दोनों ही अपनी टीचर पायल पर नजर रखना शुरू कर देते हैं और इससे उन्हें पायल की अपने पति नंदू के साथ बातचीत, यहाँ तक कि उनका हर एक पल उन्हें पता चलने लगा। अब एक दिन गौतम इस बारे में पायल को बताता है और ये सुनकर तो वो बेचारी हैरान रह जाती है कि कैसे उसकी प्राइवेसी के बारे में किसी को पता चल रहा है। वो रोते हुए चली जाती है। अब क्योंकि गौतम एमएलए का बेटा था तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब इस बारे में जैसे ही नीला को पता चलता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और गौतम को अपने पास बुलाकर उसे थप्पड़ ही थप्पड़ मारती है, यहाँ तक कि वो उसकी आईडी भी जब्त कर लेती है। और इसी आईडी की वजह से कालिदास को पता चला था कि सुंदर के साथ साथ उसका बेटा भी उसकी बेटी की ऐसी हालत का जिम्मेदार है।
अब गौतम अपनी इस बेइज्जती से एकदम बौखला जाता है और तुरंत फोन लगाकर अपने पिता को गुंडे भेजने को कहता है ताकि वो टीचर को सबक सिखा सके। इसलिए सुंदर पुनीत को टीचर से बात करने के लिए भेजता है कि उसने गौतम को क्यों मारा, लेकिन नीला पुनीत और उसके गुंडों को गौतम की हरकत के बारे में नहीं बताती क्योंकि इससे पायल की और ज्यादा बेइज्जती हो सकती थी। इसी दौरान नीला पुनीत की सुंदर से हो रही फोन पर बात सुन लेती है और यही वजह थी जब नीला ने अपने पिता कालिदास के फोन पर सुंदर की आवाज सुनी तो वो रोने लगी, जिससे कालिदास को पता चल गया कि सुंदर भी उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार है। अब नीला के वजह ना बताने पर पुनीत के गुंडे एक बड़ी सी लकड़ी उठाकर नीला के सर पर मारते हैं और इससे उसके सर से खून आने लगता है। वही नीला तब तक पायल को वहां से भगा देती है और जब उन गुंडों को समझ आता है कि उन्होंने नीला को जोर से मार दिया तो वो सभी तुरंत वहां से भाग जाते हैं। अब नीला ऐसी हालत में जैसे तैसे अनाथालय पहुंचती है, जहां की सिस्टर कालिदास को फोन करके सारी बात बताती है। कालिदास तुरंत वहां आकर नीला को अस्पताल में एडमिट करवा देता है, लेकिन तब तक वो कोमा में जा चुकी थी। अब फिर से वर्तमान में हम देखते हैं कि कालिदास गौतम और राजू को आजाद कर देता है, लेकिन इसमें भी उसकी एक चाल थी। वो दोनों जैसे ही वहां से भागते हैं, एक बाइक सवार उनके पीछे पड़ जाता है जो उनको मारने के इरादे से वहां पर आया था और काफी देर तक पीछा करने के बाद वह आखिरकार उनको मार देता है। इस बारे में जैसे ही पुलिस और मुरली को पता चलता है तो वह तुरंत मौका-ई वारदात पर पहुंचकर उन बॉडीज का पोस्टमार्टम करने के लिए भेजते हैं। अब उस समय का सीन देखते हैं जहां नीला के कोमा में जाने के बाद पायल का बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि नीला की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद को मान रही थी। साथ ही ये पायल कोई और नहीं बल्कि मुरली की बहन थी, जो कोमल और सुंदर का केस सॉल्व करने में लगा हुआ है। वो जैसे ही घर आता है तो घर का दरवाजा बंद था। मुरली खिड़की से अंदर झांकता है तो अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पायल ने पंखे से लटककर खुद की जान दे दी। शायद वो नीला की हालत बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए उसने खुद को मार दिया। लेकिन इससे बेचारा मुरली एकदम टूट जाता है। अब वर्तमान में मुरली को याद आता है कि उसने कोमल के घर पर एक च्युइंगम का पैकेट देखा था, इसलिए वो दोबारा कोमल के घर आता है और पड़ोस के बच्चे से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि वो च्युइंगम तुम्हारा है, जिस पर वो बच्चा बताता है कि मुझे वो च्युइंगम एक भैया ने दिया था जिसके हाथ में 6 उंगलियां थीं। ये सुनकर तो मुरली हैरान रह जाता है कि गौतम के हाथ में भी 6 उंगलियां थीं। इसका मतलब साफ है कि कोमल को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि गौतम ही था। अब कहानी फिर से कुछ समय पहले शुरू होती है, जहां पर गौतम और राजू दोनों कोमल का मोबाइल हैक कर रहे थे, लेकिन इस बारे में कोमल को पता चल जाता है। कोमल उन्हें धमकाते हुए कहती है कि अगर तुम लोगों ने दोबारा ऐसा किया तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। ये सुनकर गौतम के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और वह राजू के साथ उसके घर पहुंच जाता है। और जब वो कोमल को मार रहा था तो उसी समय वो बच्चा ये सब देखता है और डर जाता है। उस वक्त गौतम उसे च्युइंगम देते हुए कहता है कि किसी को कुछ मत बताना, वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। बच्चा उस समय तो मान जाता है, लेकिन बच्चे तो भोले होते हैं। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहां पायल का पति नंदू मुरली को कॉल करके कहता है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो और जिसने गौतम और राजू को मारा है वो असल में कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। जगन ने मरने से पहले मुझे बता दिया था कि गौतम और राजू ने पायल के साथ क्या किया और पायल को बचाने के चक्कर में बेचारी नीला कोमा में चली गई। तब मैंने प्लान बनाना शुरू किया कि मैं कैसे भी करके गौतम और राजू को पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, बल्कि अपने हाथों से उनकी जान लूंगा। इसी बीच मुझे कालिदास मिला, जिसने गौतम और राजू को बंदी बनाया था। वो खुद उनको मारना चाहता था, लेकिन मैंने उससे विनती करी कि वो उन दोनों को मेरे लिए छोड़ दे। मैं खुद उन्हें अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। फिर जैसे ही वो दोनों कालिदास के घर से भागे तो मैं बाइक लेकर उनके पीछे पड़ गया। अब यहाँ ये बात साफ हो जाती है कि असल में वो बाइक वाला नंदू ही था जो गौतम और राजू के पीछे था और उसने ही उन दोनों की जान ली। अब नंदू मुरली से कहता है कि मुझे माफ कर देना, उन्हें सबक सिखाने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने मेरी पत्नी और तुम्हारी बहन दोनों का बदला ले लिया
और अब तुम चाहो तो यहाँ आकर मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, जिससे तुम्हारा पूरा केस सुलझ जाएगा। अब ये सुनकर मुरली थोड़ा हैरान था, पर साथ ही साथ उसे खुशी भी थी कि उसकी बहन को इंसाफ मिल गया है। अब बहन को खोने की वजह से मुरली के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये केस लड़ सके, इसलिए इस केस को सलीम संभाल रहा था, जो आज आकर सुलझ गया और पता चला कि पायल की आत्महत्या करने की असली वजह क्या थी। अब भले ही नंदू ने अपना बदला ले लिया था, लेकिन कानून की नजरों में ये एक गुनाह था। जिसके बाद मुरली नंदू को जेल में डालता है और इसी सीन पर यह कहानी यही खत्म होती है। तो कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।